हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नई सी वीडियो में। और मैं फिर से एक लेकर आ चुका हूँ बहुत ही शानदार वीडियो। और ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसका मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। इसका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। थंबनेल में आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जितना भी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय देश के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या थी। सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई, और सबसे शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय देश के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या थी। केवल आर्थिक विकास, एकता और अखंडता बनाए रखना, या फिर विदेश निर्माण करना, या फिर सेना का आधुनिकीकरण करना। फटाफट से कमेंट में आंसर करो भाई, इसका क्या होगा आंसर। भारतीय स्वतंत्रता के समय देश के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी मेरे भाई। तो एकता और अखंडता बनाए रखना। और सबका बी ऑप्शन नंबर आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, भारत में विभाजन के लिए कौन सा योजना जिम्मेदार थी। भारत में विभाजन के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार थी मेरे भाई। माउंट बेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या फिर क्रिप्स मिशन योजना, या फिर साइमन कमीशन योजना। तो भारतीय विभाजन के लिए कौन सी योजना जिम्मेदार थी मेरे भाई। तो जब भारत विभाजित हो रहा था 1947 ईस्वी में, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1947 ईस्वी में जब भारत विभाजन हो रहा था, तो उस समय कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या कर दिया गया मेरे भाई, कि एक योजना का जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशनल थ्री की बात किस पार्टी ने प्रमुख की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किस पार्टी ने प्रमुख की थी मेरे भाई। कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, बताओ। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किस पार्टी ने प्रमुखता दी थी मेरे भाई। तो द्विराष्ट्र पार्टी का जो था वो कांग्रेस पार्टी दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर सवाल कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत को किस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत को किस गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा भाई। शरणार्थी समस्या और पुनर्वास, या फिर परमाणु हथियारों का हीर और अतिरिक्त कार्यक्रम का विफलता, या अंतर्राष्ट्रीय लगाव। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद जो होता है वो शरणार्थी बनने के लिए सभी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ा। और यही सबसे बड़ा कारण था मेरे भाई, और यही समस्या था जो हमारे भारत में आ चुकी थी 1947 में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरणार्थी समस्या और पुनर्स्थापना हो जाएगा। आगे बढ़े, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर सवाल कह रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को कौन सा प्रसिद्ध भाषण दिया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जो भाषण दिए थे, उस भाषण का जो नाम क्या था मेरे भाई, आप लोग फटाफट से कमेंट में आंसर करिए। सबका राइट आंसर आ रहा है दी राष्ट्र विद डेस्टिनी। आपका बिल्कुल राइट आंसर मान जाएगा मेरे भाई, नियति के साथ मिलन। और यही उनका प्रमुख भाषण था। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रजवाड़ों यानी देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। और ये क्वेश्चन आपको मेरे भाई जितना भी दिया है कम कर दें वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट भी क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, कि रजवाड़ों देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया था वो कौन थे मेरे भाई।
कौन तो बोल रहा है महात्मा गांधी, बाबू ये नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा, या तो भीमराव अम्बेडकर ये भी नहीं होंगे, और श्री राजगोपालाचारी भी नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में 565 रियासतों को, कितने रियासत में भाई, तो 565 रियासतों को क्या किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सवाल कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ था। रियासत का पाकिस्तान में मिलन, रियासत का भारत में विलय, रियासत का स्वतंत्रता रहना, या रियासत का ब्रिटेन के अधीन रहना। फटाफट से कमेंट में आंसर करो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का क्या अर्थ है मेरे भाई। तो ऊपर राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई की रियासत का स्वतंत्र रहना, रियासत का स्वतंत्र रहना, और आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा आप तेजी से चलेंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आजादी के समय जूनागढ़ रियासत के विलय का फैसला किस प्रकार हुआ। जनमत संग्रह द्वारा, सैनिक कार्रवाई द्वारा, राजा की इच्छा से, या समझौता द्वारा। तो आजादी के समय जूनागढ़ रियासत के विलय फैसला जो होता है वो सैनिक कार्रवाई द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई का कोड नाम क्या था। यह क्वेश्चन आपके 2023 में पूछा गया सवाल है भाई, ठीक है। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई का कोड नाम क्या था मेरे भाई। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर सवाल कह रहे हैं, मणिपुर के किस महाराजा ने भारतीय विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो मणिपुर के जो राजा था वो बोधचंद्र सिंह था मेरे भाई। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ किस पद्धति के तहत चुनाव हुई थी मेरे भाई। तो सभी लोग पता है कि मणिपुर जो था वो उस समय समिति मताधिकार यानी कि लोग संविधान के अनुसार चुनते जाते थे, राजा बनाने थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। और ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू बहुत जितना मैं भी लगा दूं बहुत ही कम है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। फटाफट से कमेंट में आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप नहीं देंगे तो समझ जाइए कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे। जिस विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा और ज्यादातर संभावना भी है। तो यही कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई। 1950 में, 1953 में, 1955 में, 1956 में। कमेंट में आंसर करो। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना सभी लोग का राइट आंसर है मेरे भाई 1953 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर सवाल कह रहा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रिगोराइजेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था मेरे भाई वो 1900, सभी लोग बोल रहे हैं 1953, बाबू 1953 नहीं होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था, राज्य पुनर्गठन नहीं हुआ था 1953 में, राज्य पुनर्गठन का स्थापना हुआ था। किसका हुआ था, राज्य पुनर्गठन का स्थापना हुआ था, पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुआ था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम का स्थापना जो हुआ था मेरे भाई वो हुआ था 1956 में, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया यहाँ तक। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिए। सारे लोग कर दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। और भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था मेरे भाई वो कौन था बताओ। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और मुझसे ये क्वेश्चन है
भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य था वो कब बना था? कब? बताओ, ये 2 क्वेश्चन फटाफट से बताओ। सभी लोग सही बोल रहे हैं मेरे भाई कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। और ये कब बना था? तो 1953 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1953 ईस्वी में बना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने वाला नेता कौन था? पोटी श्री रामल्लू, श्री राजगोपालचारी, के कमराज या त्रिप प्रकाशम? बताओ। तो आंध्र प्रदेश के गठन की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठने वाला जो राजा था वो था पोटी श्री रामल्लू ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल कह रहा है पोटी श्रीराम की मृत्यु के कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हुई थी? देखो, अभी पीछे पूछ रहा था कि कौन किए थे भूख हड़ताल। भूख हड़ताल कौन किए थे मेरे भाई? अभी पूछा था पीछे ना क्वेश्चन में, और इसमें दे ही दिया कि पोटी हड़ताल की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के बाद हुई। तो सभी लोग जानते हैं कि 50 दिनों के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल कह रहा है बम्बई राज्य को विभाजित करके किन 2 नए राज्यों का गठन किया गया? बम्बई राज्य को विभाजित करके किन 2 नए राज्यों का गठन किया गया है? तो बम्बई को सबसे पहले विभाजित किया गया 1960 ईस्वी में। कब किया गया? 1960 ईस्वी में। और 1960 ईस्वी में मुंबई को विभाजित कर 2 राज्य बनाए गए जिसका नाम था महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा जो डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां सवाल कह रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किस वर्ष हुआ था मेरे भाई? बताओ, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? और अभी आप लोग को बताएं कि महाराष्ट्र और जो गुजरात था वो कब बना था मेरे भाई? 1960 ईस्वी में मुंबई को तोड़कर बना था। यानी मुंबई जो था इसको 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था, महाराष्ट्र और गुजरात। और महाराष्ट्र गुजरात 1960 ईस्वी में उसी वक्त बन गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1960 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल कह रहा है कि विभाजन के समय भारत के सामने कौन सी दूसरी बड़ी चुनौती थी? लोकतंत्र कायम करना, अंतरिक्ष में जाना, खेलकूद को बढ़ावा देना या संविधान जलाना? तो विभाजन के समय भारत के सामने कौन सी दूसरी बड़ी चुनौती थी? तो लोकतंत्र कायम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल कह रहा है कि सीमांत गांधी फरोख्तियार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई? खान अब्दुल गफ्फार को, मौलाना आजाद को, एम ए जिन्ना को, लियाकत अली को? सभी लोग करें कैसे लगा है? खान अब्दुल गफ्फार को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल कह रहा है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्रता भारत के गृह मंत्री कौन थे मेरे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो तो पीएम थे यानी प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वो मेरे भाई और राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके प्रथम गृह मंत्री थे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल कह रहा है स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? श्री राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सबका राइट आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर सवाल क्या रहेगा? स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? देखो, अभी पीछे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत में पूछ रहा था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्र जब हुआ तब भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे मेरे भाई? और वो थे, आपको बता दूं, लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर सी आपका
राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सवाल कह रहा है कि देशी रियासतों की संख्या स्वतंत्रता के समय लगभग कितनी थी। देशी रियासतों की संख्या, तो आपको बताया था कि हमारा भारत जो था वो 1947 ईस्वी में दो खंडों में बटा था। एक ब्रिटिश रियासत और दूसरा रजवाड़ रियासत। ठीक है, तो रजवाड़ों की जो संख्या थी वो 565। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25वां सवाल कह रहे हैं कि किस रियासत के राजा को महाराजा हरि सिंह कहा जाता है। तो आपको सभी लोग देता है मेरे भाई कि हरि सिंह जो राजा था वो था हैदराबाद का, और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल कह रहे हैं भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। और ये क्वेश्चन मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया मेरे भाई। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया मेरे भाई। ठीक है, और यह क्वेश्चन आपके 2021, 2023 और 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू होता है, सभी लोगों को पता है मेरे भाई भारतीय संविधान जो लागू होता है वो होता है 26 जनवरी 1950 को। एक लड़का बोल रहा है 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। क्या हुआ था, आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 जो हुआ था वो आजाद हुआ था, लागू नहीं हुआ था। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल कह रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था मेरे भाई। तो सभी लोगों को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो हुआ था वो नायपुर फजल अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई 29वां सवाल कह रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन थे। हरदीयानाथ कुंजूरी, के एन पडकरी या फजल अली या सभी। तो अभी आप लोगों को बताया मेरे भाई कि राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो था वो फजल अली के द्वारा किया गया था। लेकिन इसमें कुल सदस्य की बात कर रहा है तो कुल सदस्य की संख्या ये सभी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल कह रहा है कि उड़ीसा राज्य के पुनर्गठन किस आधार पर हुआ था। उड़ीसा राज्य के पुनर्गठन जो हुआ था वो किस आधार पर हुआ था भाई। भाषा के आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या ज्योमेट्रिक आधार पर, बताओ। सबका राइट आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भाषा के आधार पर उड़ीसा का राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसे बनाया गया था। 31वां सवाल कह रहा है स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रियासतों ऐसी थी जिनका भारत में विलय थोड़ा जटिल था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर, केवल हैदराबाद या गांव, या भोपाल और इंदौर, या त्रिकोण या जयपुर। तो स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी ऐसी थी मेरे भाई। तो वो थी हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल कह रहा है कि हैदराबाद रियासत का शासक क्या कहलाता था। तो हैदराबाद शासक क्या कहलाता था वो तो कमेंट में आप लोग आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में फटाफट से आंसर करिए। हैदराबाद का रियासत का शासक क्या कहलाता था मेरे भाई। निजाम कहलाता था, नवाब कहलाता था, राजा कहलाता था या बादशाह। सबका राइट आंसर आ रहा है निजाम कहलाता था। बिल्कुल राइट आंसर आपको भाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। 33वां सवाल कह रहा है कि 1947 में भारत के विभाजन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन था। तो 1947 में भारत के विभाजन में सबसे प्रभावित क्षेत्र जो था वो था मेरे भाई आपको बता दूं मद्रास और मुंबई। इसीलिए मैं मुंबई को 1960 ईस्वी में क्या बांट लेगा। ठीक है, तो 1947 में भारत के विभाजन में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र क्या था वो था मद्रास और मुंबई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है। राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ होता है मेरे भाई। देश का आर्थिक विकास करना, एक सुसंगठित, एकीकृत और मजबूत राष्ट्र विकास करना, या सेना का विस्तार करना, या नहर शहरों का निर्माण करना। तो आपको याद रखना कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है एक सुसंगठित, अंगीकृत और मजबूत राष्ट्र विकास करना।
और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के विभाजन का आधार पर क्या था। भारत के विभाजन का आधार क्या था। सभी लोगों को पता है धार्मिक बहुसंख्य अल्पसंख्यक एवं संप्रदाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं है 36 नंबर सवाल कह रहा है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भाषाधार राज्यों का गठन की नीति स्वीकार किया। तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 जो हुई थी उसी में ही अपना नीति स्वीकार किया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 37वां सवाल कह रहा है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। नागालैंड का गठन जो होता है 1963 ईस्वी में होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल कह रहा है कि मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को पूर्ण राज्य दर्जा कब दिया गया था। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा जो बनी थी वो बनी थी मेरे 1972 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39वां सवाल कह रहा है गोवा भारत का अंग किस वर्ष बना। तो गोवा का जो निर्माण होता है मैं भाई आपको बता दूं 1965 ईस्वी में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं की तरफ। और 40वां सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिएगा। और यह क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको मैं VVI कह सकता हूँ। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर करो, कमेंट आंसर करो। भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार कितना दिया गया था मेरे भाई। तो 6 दिया गया था। एक बुक बोल रहा है 7 दिया गया है। 7 बाबू नहीं दिया गया, 7 हटा, पहले 7 था अब हटा दिया गया। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41वां सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस बात पर जोर दिया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस बात पर जोर दिया गया। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर, केवल धन वृद्धि पर, सैन्य शक्ति पर या धार्मिक एकाधिकार पर। तो सभी लोग को पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की जरूरत होती है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, आगे बढ़े। 42वां सवाल कह रहा है भारतीय संघ व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश में पारित हुआ। बताओ, कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, आयरलैंड में। भारतीय संघ व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन जो हुआ था वो कनाडा में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि सचिव दयानंद थे, क्योंकि सचिव दयानंद संविधान सभा का पहला बैठक जो था वो होता 1946 में। ठीक है, और इसी को ही अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सचिव दयानंद सिन्हा को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समितियों के अध्यक्ष थे मेरे भाई, वो थे आपको बता दूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और कुल समिति की संख्या जो थी वो 22 थी। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। 45वां सवाल कह रहा है कि रियासतों के विलय के संबंध में सरदार पटेल का दृष्टिकोण कैसा था। तो आपको बताया था कि भारत हमारा जो था वो 2 भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश रियासत और दूसरा रजवाड़ों का रियासत। तो सरदार पटेल जो थे वो रजवाड़ों को एक करने का काम किया, तो उनका जो दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक और दृढ़ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कुल जनसंख्या के कितने अनुमानित थे। स्वतंत्रता के समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी अनुमानित थी मेरे भाई। सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है लगभग 50 करोड़। तो नंबर सी सबका राइट है। की तरफ 43वां सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व कौन सा नहीं माना जाता है। संविधान का सम्मान एवं सहिष्णुता, सबका ये आंसर राइट आ रहा है। कहते हैं की तरफ 48वां सवाल कह रहा है कि देशी रियासत वे क्षेत्र में जिन पर नियंत्रण था। देशी रियासतें वे क्षेत्र थे जिन पर नियंत्रण था, कौन सा क्षेत्र में भाई। तो भारतीय राजाओं नवाबों का ब्रिटिश और स्वच्छ के अधीन, यही सही होगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है, बताओ। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मेरे भाई वीआई क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको 2021 के क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। फटाफट से कमेंट में भी करो, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 19 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी सबका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका ये सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे किस नेता को लोह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है मेरे भाई। और सबको पता है कि लोह पुरुष के नाम किसने जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ठीक है, तो लोह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका होता है क्लास द एंड होता है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में।